आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के लगभग 7 बजने को आए थे और उस समय मैं खड़वा रेलवे स्टेशन उतर गया था। इस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और ऊपर से ठंड का माहौल होने की वजह से मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर उतरा था जहां पर मुझे दूर दूर तक लोगों की चहलकदमी का एहसास ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यह इलाका काफी सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा था। एक बार के लिए तो मेरा दिमाग ही घूम गया था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह से रेलवे स्टेशन को खाली पड़ा नहीं देखा था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर खाली पड़ी बेंच की तरफ जाने लगा, क्योंकि मैं जिस स्टेशन पर उतरा था उसी स्टेशन से मुझे एक दूसरी ट्रेन पकड़कर हिंडोली के लिए निकलना था और वहां से मुझे रवाना होते हुए उत्तराखंड के लिए निकलना था। मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि एक तो मेरे पास ठंड का सामना करने के लिए अच्छे कपड़े मौजूद नहीं थे और उसके ऊपर से इस ठंड का सामना करना मेरे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं हिंडोली से कुछ कपड़ों का इंतजार कर लूंगा, लेकिन मेरे पास सीमित रुपए थे, तो मुझे उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना था। तभी मैंने सोचा कि जब मैं यहां तक आ ही गया हूं और ट्रेन के आने में भी अभी वक्त बचा हुआ है, तो इस रेलवे स्टेशन से बाहर जाकर किसी दुकान को ढूंढ लेता हूं और अगर मुझे कोई कपड़ों की दुकान मिल गई तो मेरे लिए काफी अच्छा हो सकता था। उसके बाद मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। यह स्टेशन एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जिसके दोनों छोर पर एक सुनसान जगह पड़ती थी। उस सुनसान और वीरान जगह के आजू बाजू में काफी खेत दिखाई दे रहे थे और लेकिन वहीं से एक रास्ता निकलता था और वहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था निरंजन शहर 2 किलोमीटर, यानी कि मुझे 2 किलोमीटर तक पैदल चलना था। लेकिन मुझे इस चीज की ज्यादा हैरानी हो रही थी कि वहां के लोग शहर से पैदल ही इस स्टेशन तक पहुंचते थे, क्योंकि वहां पर तो मुझे किसी भी ऑटो रिक्शा या फिर गाड़ी का इंतजाम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां तो सिर्फ पैदल आदमी ही आ सकता था। यह इलाका शहर से थोड़ा दूर बना हुआ था। खैर, जब मैंने समय देखा तो मैंने पाया कि अभी तो 7:30 बज रहे थे और मेरी ट्रेन यहां पर 11 बजे पहुंचने वाली थी। इसलिए मैंने सोचा कि 2 किलोमीटर के सफर को तो चुटकियों में काट सकता हूं। फिर उसके बाद मैं पैदल ही आगे जाने लगा, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं रैपिडो को यहां पर बुला सकता हूं और ये मुझे अपनी बाइक से शहर तक छोड़ ही देगा। और वैसे भी निरंजन जैसे बड़े शहर में किसी रैपिडो का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मैं अपने फोन को निकालकर रैपिडो की तलाश में जुट गया। थोड़ी देर तक तो मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे रैपिडो को बुक करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगा कि अब मैं बहुत ही आसानी से कपड़े खरीद कर ले आऊंगा, इसलिए मैं खुशी खुशी रैपिडो वाली बाइक के आने का इंतजार करने लगा। फिर उसके 3 या 4 मिनट के बाद ही एक बाइक आकर खड़ी हो गई। मैं समझ गया था कि यही वो रैपिडो वाला है और उसके बाद जैसे ही वह मेरे पास पहुंचा तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था और उसकी बाइक पर भी मुझे मेरे रैपिडो जैसी कंपनी का कोई लोगो दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसे देखकर थोड़ा सा तो अजीब लगा, लेकिन उसके बाद मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पास जाकर मैंने उससे पूछा, अरे भाई साहब, आप ही मुझे बाइक पर ड्रॉप करने वाले हो क्या? तो उसने मुझे हाँ में जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी बाइक पर सवार हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार ही ऑनलाइन बाइक का ऑर्डर किया था, तो मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। उसके बाद उसने बाइक स्टार्ट कर ली और हम दोनों वहां से निकल पड़े। जैसे ही बाइक थोड़ी दूरी को क्रॉस करने के बाद आगे आई तो मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे आपका नाम क्या है भाई साहब?
मगर पहले तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि शायद उसे सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए मैंने दोबारा से उसके सामने उसी सवाल को दोहराते हुए कहा, अरे भाई साहब, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं। तो इस बार जैसे उस आदमी ने मेरी बात सुनी तो उसने पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा, मेरा नाम नरेश है और मैं कहाँ रहता हूं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी गंभीर लग रही थी। फिर इसी बीच एक कच्चा रास्ता आ गया और उस आदमी ने अपनी बाइक को पक्की सड़क की बजाय उस कच्चे रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। इतना कच्चा रास्ता होने के बावजूद भी वह अपने पैरों को नीचे नहीं टिका रहा था। सच में उसकी बाइक चलाने की टेक्निक मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कि यह कोई छोटा मोटा ड्राइवर तो नहीं हो सकता। जिस तरह से उसने बाइक ड्राइव की थी, सच में वह काफी तारीफ योग्य था। कुछ दूर आगे चलने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने सर में काफी भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे नशे की दवाई दे दी हो। मैं चाहकर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और मुझे बार बार नींद के झटके आने लगे थे। बार बार मैं अपने शरीर को संभालने की कोशिश तो करता, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता और तभी उस बाइक को एक तेज झटका लगा और झटका लगने की वजह से मैं तुरंत उस बाइक से लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उस बाइक के एक तरफ का हैंडल मेरे पैर में घुस गया और उसके अंदर लगी हुई छोटी छोटी कीलें मेरे पैर में धंस गई और मेरे पैर से खून निकलने लगा। खून निकलने की वजह से अब मुझे काफी तेज दर्द हो रहा था और अब मेरा जो नशा था वह भी उतर चुका था। फिर उसके बाद मैंने अपनी आंख खोलकर अपने आजू बाजू में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता था। मैंने देखा कि उस रास्ते पर मुझे उस बाइक का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था और यह दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमने लगा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी और फिर अचानक ही मेरे फोन पर किसी का कॉल आने लगा। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल को निकाल कर देखा तो मैंने देखा कि मुझे एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। मैंने तुरंत ही फोन उठाया तो फोन के उठाते ही मुझे अपने सामने की तरफ से आवाज आई, अरे भाई साहब, आप अभी तक स्टेशन से बाहर नहीं आए। फिर जैसे ही मैंने यह सब सुना तो मेरे शरीर में कपकपी छूट गई, क्योंकि मैं समझ गया था कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की भी एक चीज होती थी जिस पर मैं आज तक विश्वास नहीं करता था। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको आधी बात ही बता पाया। लेकिन वह मेरी हालत और मेरी बात को सुनकर पूरी तरह से समझ गया था कि मैं किसी खतरे में हूं। और इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ और बोल पाता कि तभी ना जाने कैसे अचानक ही फोन कट गया। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त फोन क्यों कटा था, लेकिन मैं और भी काफी सारी बातें उस आदमी को बताना चाहता था। फिर उसके बाद वहां पर अजीब सी आवाजें आने लगी और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। लेकिन मेरे आजू बाजू में जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से मेरे पांव से अब और भी ज्यादा खून बहने लगा था, जिस वजह से मेरी हालत भी खराब होने लगी थी। लेकिन फिर किसी तरह से मैं उठने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं एक कब्रिस्तान में था। मैंने अपने आजू बाजू में लगी हुई कब्र को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, मगर ऐसा नहीं था कि मैं किसी कब्र से डरता था, लेकिन उस कब्र के ऊपर खून के ताजा छींटे लगे हुए थे। मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझ गया था कि यह खून के छींटे ताजा थे और इसी वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। तभी मैंने उस कब्रिस्तान के मेन दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वहां तो कोई दरवाजा भी दिखाई नहीं दे रहा था। कभी मैंने अपनी जिंदगी में सोचा तक नहीं था कि उत्तराखंड का सफर मेरे लिए कुछ इस तरह का बन जाएगा, जो कि मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होगा। पर किसी भी हालत में मुझे यहां से जिंदा तो बचकर निकलना था। हालांकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आज मैं सही सलामत यहां से निकल पाऊंगा। जब मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा तो मैं अपने मन ही मन भगवान को याद करने लगा। लेकिन इसी बीच उस कब्रिस्तान के अंदर से एक हलचल हुई।
उस छोटी सी हलचल ने मुझे इतना बुरी तरह से डरा दिया था कि मेरा माथा पसीने से भीग गया था और साथ ही मैं अपने दिल की धड़कनों को भी आराम से सुन पा रहा था। मेरी दिल की धड़कनें कुछ इस तरह से तेज हो गई थी मानो वो मेरे कलेजे को चीर कर बाहर निकल आएंगी। लेकिन अभी तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज किस तरह की थी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद मुझे उस आवाज का कोई भी पता नहीं लगा। ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। फिर मन ही मन भगवान का नाम गुनगुनाते हुए वहां से निकलने की कोशिश में जुट गया। कुछ देर तक तो मैं भटकता रहा लेकिन मुझे कोई भी दरवाजा नहीं दिखा। फिर उसके बाद एक रोशनी अचानक ही वहां पर पड़ी, कब्र के ऊपर गिरने लगी और जैसे ही मैंने उस रोशनी को देखा तो मेरी जान में जान आ गई। मुझे लगा कि शायद यह वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले फोन किया था। मुझे नहीं मालूम कि वह बिना एड्रेस के यहाँ पर कैसे पहुंच गया, लेकिन रेलवे स्टेशन से यह जगह कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं थी। मुझे भी अब चैन की सांसें मिलने लगी थी और इसी बीच वो बाइक आकर मेरे पास खड़ी हो गई। मगर जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा तब मेरी सांस और भी ज्यादा तेज तेज फूलने लगी थी। लेकिन किसी तरह मैंने अपनी सांसों को काबू में किया और उसके बाद उस आदमी ने कहा कि भाई साहब, यह एक माया जाल है जो किसी को भी अपने बस में कर सकता है, इसलिए अब हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। तभी मैं उस आदमी के पास पहुंचा और मैं तुरंत ही बाइक पर बैठ गया और उसके बाद वह मुझे वहां से लेकर हिंडोली के लिए निकल गया। आज का सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बना था और उसके बाद जब मैंने उस आदमी से इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो उस आदमी ने बताया कि यह 8 महीने पहले की बात है। यहां पर एक रैपिडो बाइक वाला काम करता था, लेकिन एक दिन उसका पाला किसी बदमाश लड़के से पड़ गया और उस बदमाश लड़के ने उसे पैसों के चक्कर में पहले तो काफी भला बुरा सुनाया और उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगा। कहते हैं कि सर पर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसे उसी जगह पर दफना दिया गया था। उसके बाद से उस लड़के की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर भटकने लगी है और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन उस दिन के लिए मैं भगवान का शुक्र करता हूं कि मैं सही सलामत बच गया। शायद वह आदमी नहीं होता तो फिर मेरा भी बहुत ही बुरा हाल हो सकता था। खैर, फिर मैं अपनी यात्रा के लिए निकल गया, लेकिन इस घटना को भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।